बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के बारे में है। तो जो चीज़ें आज हमने सीखनी है उसमें हमारे पास क्रिस्टल लेटस के बारे में हमने अंडरस्टैंड करना है कि क्रिस्टल लेटस जो है वो किसे कहते हैं। बेसिस की एक टर्म जो है वो इससे रिलेट करती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेसिस किसे कहते हैं और किसी क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल जो है वो क्या चीज़ है, उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कल की डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि क्यों हम जो है वो क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उस पर फोकस कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्यों अहम है। क्योंकि हमने ये देखा था कि एटम्स की प्रॉपर्टीज जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती हैं जब उसके स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हैं। तो जो साइंस हमें इंफॉर्मेशन देती है किसी भी सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है जो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करती है, उसकी स्टडी को हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कोरिलेशन हो बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। सो ये लेक्चर हमारा जो है ये कवर करेगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी को। इवन आवर दिस चैप्टर आल्सो कवर द सेम, जो कि क्रिस्टल के फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को और प्रॉपर्टीज से बाद में उनकी रिलेशनशिप जो है वो जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा हम स्टडी करते जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ क्रिस्टल लेटस, सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि क्रिस्टल लेटस जो है वो क्या चीज़ है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे एटम्स की, किसी भी खास एलिमेंट के एटम्स की अरेंजमेंट को कहते हैं। तो क्रिस्टल लेटस क्या चीज़ है? तो किसी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने से पहले हम स्पेस में कुछ इमेजिनरी वर्चुअल पॉइंट जो है वो चूज करते हैं। उन पॉइंट्स का एक्चुअल क्रिस्टल के अंदर जो एटम है उनकी पोजीशन के साथ रिलेशनशिप होता है। पहले हम पॉइंट्स की अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, बाद में उन पॉइंट्स के ऊपर हम जो है वो एटम प्लेस कर देंगे तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो वर्चुअल आपने पॉइंट्स अरेंज किए हैं स्पेस के अंदर, इनसे एक रेगुलर फ्रेमवर्क, एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। उस रेगुलर फ्रेमवर्क को हम जो है वो लेटस का नाम देते हैं। लेटस बुनियादी तौर पे वर्चुअल पॉइंट्स की स्पेस में अरेंजमेंट है। ख्याली पॉइंट्स हैं, एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल एटम्स की पोजीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मिसाल के तौर पे आप एक क्यूबिकल रूम को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस क्यूबिकल रूम के 8 कार्नर्स आपके पास होंगे। हर कार्नर पे आप एक पॉइंट अज्यूम कर लें। Actually there is nothing. You assume that this position is one point, this position is another point, and so on. You have 8 corners, so you defined 8 positions. आपने 8 डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए। अब चूंकि वो आपने स्पेसिफिक पोजीशन पर रखे हैं, तो वो पॉइंट जो हैं वो एक खास किस्म की अरेंजमेंट जो है वो शो करेंगे। वो जो खास किस्म की अरेंजमेंट है वो लेटस कहलाएगी। लेटस वर्चुअल होता है, पॉइंट्स की स्पेस में वर्चुअल अरेंजमेंट लेटस कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये बॉटम में हमने एक पिक्चर ड्रा की है। पहले एक स्क्वायर लेटस है जिसमें पॉइंट्स जो हैं वो एक खास तरतीब के साथ अरेज के अंदर हमने अरेंज किए हैं। ये कोई ये डॉट्स हैं सिंपल, ये कोई एटम्स नहीं है, किसी एलिमेंट का एटम नहीं है, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जस्ट सिंपल डॉट्स हैं जो स्पेस में मौजूद हैं, जो एक खास स्ट्रक्चर को, एक खास फ्रेमवर्क को शो करते हैं। इसी तरह रोम्बिक लेटस को भी अगर आप देखें, इसमें अरेंजमेंट का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी उसी तरह से है। पॉइंट्स हैं, स्पेस में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद हैं। अगर 3 डायमेंशन हो तो जाहिर है फिर आपके पास 3rd डायमेंशन में भी पॉइंट्स जो है वो मौजूद होंगे, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन।
लेटेस्ट के अंदर जो है आपको स्मॉल रिपीटेबल यूनिट्स भी नजर आएंगे। उन रिपीटेबल यूनिट्स को हम पैटर्न यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप फोकस करें स्क्वायर लेटेस्ट पे, तो ये आपको जो यूनिट नजर आएगा, इस यूनिट को आप रिपीट कर सकते हैं। या आपके पास अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रांसलेट करें, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ सकता है। देन अगर आप मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। देन इसमें एक और फंडामेंटल वेक्टर ऐड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। अगर आप वाई एक्सिस पे जाएं तो इसमें एक फंडामेंटल वेक्टर जो है वो ऐड करें तो आपके पास ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो एक लेटेस्ट पॉइंट से आप किसी भी स्ट्रक्चर के डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं बना सकते हैं। So you can have infinite number of imaginary points in a lattice, either 2D or a 3D. So हर पॉइंट लेटेस्ट पॉइंट कहलाएगा, और अगर कोई रिपीटेबल ग्रुप है तो उसे हम पैटर्न यूनिट कहेंगे, जिसको आप ट्रांसलेट करके बाय ट्रांसलेशन वेक्टर पूरा लेटेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसको लेटेस्ट को डिफाइन करने का बुनियादी मकसद ये है कि एटम्स की जो पेचीदगी है उस पे जाने से पहले आप स्ट्रक्चर को पॉइंट्स के अरेंजमेंट के तौर पे स्टडी कर लें। सो लेटेस्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्चुअल पॉइंट्स। जिन वर्चुअल पॉइंट्स पे बाद में आप एटम्स को प्लेस कर देंगे तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेटेस्ट जो है उसको आमतौर पे आप दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक ब्रेवियस लेटेस्ट कहलाता है, दूसरा नॉन ब्रेवियस लेटेस्ट जो है वो कहलाता है। सो ऐसा लेटेस्ट जिसमें तमाम एटम जो हैं वो सेम टाइप के हैं और सारे के सारे लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट से हमारी मुराद ये है कि एक लेटेस्ट पॉइंट को कहीं से भी देखा जाए तो उसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल, उसकी सराउंडिंग जो है वो बिल्कुल एक जैसी नजर आए। ठीक है, तो ऐसा लेटेस्ट जो है वो ब्रेवियस लेटेस्ट कहलाता है। तो ब्रेवियस लेटेस्ट को आप डिफाइन करते हैं ऐसा लेटेस्ट जिसमें तमाम जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं दे हैव आइडेंटिकल अपीयरेंस और सराउंडिंग। नॉन ब्रेवियस लेटेस्ट आमतौर पे कॉम्बिनेशन होता है दो ब्रेवियस लेटेस्ट का, जिसमें जो है ऑल द एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। बस ये बुनियादी फर्क आपको नजर आएगा कि इसमें डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं। ऑल लेटेस्ट पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट, इसमें सारे लेटेस्ट पॉइंट इक्विवेलेंट होते हैं, and it is a combination of two or more Bravais lattice. हमने कहा कि आप लेटेस्ट पॉइंट को ट्रांसलेट करके डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो जनरेट करवा सकते हैं, या पैटर्न यूनिट्स को किसी ट्रांसलेशन के ज़रिए, ट्रांसलेशन वेक्टर के ज़रिए ट्रांसलेट करवा के, ट्रांसलेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना लीनियर मोशन से, ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो हमारा किस तरह का होगा, उसको आप किस तरह डिफाइन करेंगे? तो बेसिस वेक्टर भी कहते हैं हम ट्रांसलेशन वेक्टर को। आमतौर पे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंडिसेस हैं, इसके साथ यू, वी और डब्ल्यू ये स्केलर कोफिशिएंट्स हैं, और ए बी सी जो है वेक्टर साइन के साथ आपको नजर आ रहे हैं। सो ए बी सी को हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स कहते हैं किसी भी लेटेस्ट का। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके पास जो है एक्स एक्सिस के अलांग जो है वो ये वेक्टर ए है। ये जो वाई एक्सिस के अलांग इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वेक्टर बी है। और अगर 3 डायमेंशन होता तो आउट ऑफ द प्लेन जो है वो आपको वेक्टर सी मिलता, जो दो लेटेस्ट पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। ठीक है, अब इनके जो कोफिशिएंट्स हैं यू, वी और डब्ल्यू, इनकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। जैसे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है, सो सिंगल ट्रांसलेशन है दैट विल बी 1a वेक्टर। ठीक है, अगर आपने पॉइंट ए से सी पे जाना है तो दैट इज 1c। ठीक है, अगर आपने पॉइंट डी पे जाना है तो दैट विल बी 1a प्लस 1b
और चूंकि आप 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं तो सिर्फ पहली 2 टर्म्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं यहाँ पे, दीज आर, क्योंकि आप 2 डायमेंशन में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ये जो आपके ट्रांसलेशन वेक्टर है, ये परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहलाता है, नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहलाता है। तो अगर ये जो फंडामेंटल वेक्टर्स हैं ए और बी और सी, अगर इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर हों तो हम कहेंगे कि ये परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, और अगर इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो फ्रैक्शनल हों, जैसे हाफ ए हाफ बी, तो हम कहेंगे कि ये नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। जैसे कि ये आप देखें इधर, सो ये बेसिक परमिटिव लेटेस्ट वेक्टर्स हैं, और ये आपके पास नॉन परमिटिव लेटेस्ट वेक्टर्स। तो लेटेस्ट की डिस्कशन हमने कर ली। लेटेस्ट को हमने देखा कि क्या चीज़ है। लेटेस्ट वर्चुअल अरेंजमेंट है पॉइंट्स की। तो दैट्स वाई वर्चुअल अरेंजमेंट है पॉइंट्स की, जो कि एक रेगुलर पैटर्न बनाती है, जिसे हम क्रिस्टल लेटेस्ट कहते हैं। लेटेस्ट के बाद हमने डिस्कस करना है बेसिस को। बेसिस क्या है? तो बेसिस वो एटम्स हैं जिनको आप लेटेस्ट पॉइंट्स पे प्लेस करते हैं, वो बेसिस कहलाते हैं। जी, तो हम बेसिस को डिस्कस कर रहे थे। तो लेटेस्ट जो आपके पास है पॉइंट्स हैं, सिंपल वर्चुअल पॉइंट्स हैं, उन पे कुछ कोई चीज़ नहीं पड़ी, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। तो अगर उस पर फिजिकल एक एटम जो है वो रख दिया जाए, जैसे मैंने कहा था कि एक रूम है आपका क्यूबिकल, उसके कॉर्नर पे एक एक पॉइंट अज्यूम कर लिया जाए। अब उसके कॉर्नर पे आप एक एक फुटबॉल जो है वो प्लेस कर देते हैं, तो वो फुटबॉल जो है वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सारे फुटबॉल जो हैं जो आपने 8 डिफरेंट कॉर्नर्स पर प्लेस कर दिए हैं, वो एक एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और वो जो एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो बेसिकली लेटेस्ट पॉइंट्स की वर्चुअल अरेंजमेंट है, और उन पॉइंट्स पर अगर एटम रख दिए जाएं तो वो एटम बेसिस कहलाएंगे, एंड लेटेस्ट प्लस बेसिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो the set of atoms which when placed at each lattice point generates the crystal lattice. So it's very simple. You have a lattice and you have atoms, basis, atom or molecule. It gives you a crystal structure. Okay. So I think you can easily understand, like अगर आपके पास ये lattice है, ये लेटेस्ट पे आपने एक मॉलिक्यूल रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO, let one atom is of copper, other is of oxygen, for example I said this. So this gives you a crystal structure of copper oxide. Like one atom is of sodium and other is of chlorine, NaCl, then you get a crystal structure of sodium chloride. So this is how a crystal structure can be generated. So a crystal structure consists of 2 things. One is a virtual lattice, which consists of set of virtual points, and bases. Bases are set of atoms which when placed on the lattice points generates the crystal structure. Now we move forward to unit cells. अब हमने ये देखना कि यूनिट सेल किसे कहते हैं। हमने लेटेस्ट में यूनिट्स डिफाइन किए थे कि रिपीटेबल यूनिट्स हो सकते हैं लेटेस्ट में, जिनको अगर आप जो है रिपीट करें तो आप पूरा लेटेस्ट जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी रिपीटेबल यूनिट्स मौजूद होते हैं, जिनको अगर आप रिपीट करते हैं तो पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमने देखनी है। यहाँ पे एक चीज़ हमने ये देखनी है कि क्या तमाम रिपीटेबल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूनिट सेल कहलाएंगे। क्या तमाम रिपीटेबल स्ट्रक्चर्स को हम यूनिट सेल कहते हैं? तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे फोकस करें तो द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ क्रिस्टल which can be a group of atoms, ions or molecules, which when stacked together
with allowed symmetry operations reproduce the whole crystal. क्रिस्टलोग्राफी में वेल डिफाइंड सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, रोटेशन के लिए, इन्वर्जन के लिए, जिनको किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फुलफिल करना लाजमी होता है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट, पैटर्न, कंपोनेंट किसी भी क्रिस्टल का जो सिमेट्री ऑपरेशंस को ओबे करते हुए अगर उसको रिपीट करवाया जाए तो आप उसे पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बना सकें, वो यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी शेप्स हो सकती हैं जिनको रिपीट करके आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लेटस नजर आ रहा है डायग्राम में। इसका ये यूनिट सेल जो है एस से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये इसका एक यूनिट सेल है जिसको हम रिपीट करते जा रहे हैं ट्रांसलेशन वेक्टर से along x एक्सिस एंड along y एक्सिस। तो आप जो है पूरा क्रिस्टल जो है वो जनरेट करते जा रहे हैं। तो इसमें जो है मल्टीपल एटम्स को मिला के भी ये काम किया जा सकता था, लेकिन वो यूनिट सेल नहीं था क्योंकि सारे सिमेट्री ऑपरेशंस ओबे नहीं करते, तो हमने उसमें देखना स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हो हम उसको जो है वो चूज करेंगे। यूनिट सेल जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल नहीं होता, लेकिन पॉसिबल यूनिट सेल वही होता है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑपरेशंस। तो बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट आता है, समटाइम ऐसा होता है कि यूनिट सेल में एक से ज़्यादा लेटेस्ट पॉइंट आ जाता है। तो यूनिट सेल के लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल हो। ऑल स्मॉलेस्ट वॉल्यूम कैन नॉट बी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस तरह से रिपीटेबल हो कि अकॉर्डिंग टू अलाउड सिमेट्री ऑपरेशंस अगर उसको रिपीट किया जाए तो पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाए। ठीक है, तो ऑल अदर शेप्स चाहे उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो हमारे यूनिट सेल से या ज़्यादा हो, उनको हम यूनिट सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल को हम दो कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। पहली जिसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट हो। लेटेस्ट पॉइंट जो है ये आप देखें, फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट में मैं फोकस करता हूं और उसकी लेटेस्ट पॉइंट की कैलकुलेशन करते हैं। हर लेटेस्ट पॉइंट, जैसे अगर आप मेरा कर्सर देखें, ये टॉप राइट साइड पे एक लेटेस्ट पॉइंट को मैं देख रहा हूं। ये एक लेटेस्ट पॉइंट है जिसके जो शेयर हो रहा है फॉर डिफरेंट लेटेस्ट के अंदर। तो इसका शेयर एक लेटेस्ट में 1/4 है। सो ओवरऑल इस तरह के 4 लेटेस्ट पॉइंट मिलकर एक यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, लाइक दिस। एक ये है आपके पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। हर एक का शेयर 1/4 है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड प्लस 1/4 यू गेट 1। तो ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें लेटेस्ट पॉइंट जो है उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर किसी यूनिट सेल के अंदर लेटेस्ट पॉइंट की वैल्यू 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये परमिटिव आपके पास यूनिट सेल है। अगर एक से ज़्यादा लेटेस्ट पॉइंट्स हों तो हम कहेंगे कि ये जो यूनिट सेल है ये नॉन परमिटिव यूनिट सेल है। इसकी बेटर डिस्क्रिप्शन के लिए हम कुछ और डायग्राम्स देखते हैं। तो जितने भी आपके पास जो है वो ऐसी डायग्राम्स हों जिसमें अगर आप शेयरिंग चेक करें और कैलकुलेट करें कि एक लेटेस्ट पॉइंट का वेट कितना है, तो क्रिस्टल के कार्नर के कितने कार्नर हैं। तो इन तमाम डायग्राम्स में अगर आप फर्स्ट केस में देखें, ये 1 जो आपने देखा है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों रिपीटेबल यूनिट्स हैं और तीनों के जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो यूनिटी है, 1 है। तो ये तीनों परमिटिव हैं। जबकि आप डायग्राम 4 को अगर देखें तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट सेल्स। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर जो यूनिट सेल हैं उसकी शेयरिंग 1 नहीं है, मोर देन 1 है अगर आप इस पे फोकस करें। या अगर आप
स्क्रीन के राइट साइड पे देखें तो ये पहली इमेज आपको नजर आएगी जिसमें एक लेटेस्ट पॉइंट है। सेकंड इमेज को देखें, इसमें भी एक लेटेस्ट पॉइंट है। थर्ड को देखें तो इसमें भी एक लेटेस्ट पॉइंट है, हाफ इधर से और हाफ इधर से। ठीक है। नॉन परमिटिव में अगर आप आए इसमें देखें, एक तो सेंटर में हो गया कंप्लीट, और जो कॉर्नर से आएगा और जो साइडों से आएगा वो एडिशनल है। या इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी भी टोटल जो शेयरिंग है लेटेस्ट पॉइंट्स की, जितने भी इन्वॉल्व हैं यूनिट सेल के अंदर, तो उसका टोटल काउंट जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो तमाम वो केसेस, तमाम वो यूनिट सेल्स जिसमें जो नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो मोर देन 1 हो, वो नॉन परमिटिव यूनिट सेल्स कहलाएंगे। और ऐसे केसेस जिसमें जो नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो यूनिटरी हो, 1 हो, तो वो परमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। अब आमतौर पे होता ये है कि क्रिस्टल में नॉन परमिटिव यूनिट सेल भी एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लेटेस्ट पॉइंट जो है वो 1 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन परमिटिव यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। परमिटिव सेल जो होता है वो हमेशा स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल होता है। ठीक है। तो हर यूनिट सेल परमिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे केसेस में जिसमें यूनिट सेल नॉन परमिटिव हो, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है? लोकस ऑफ अ लेटेस्ट पॉइंट, एक लेटेस्ट पॉइंट का एरिया या वॉल्यूम जो है वो कितना है लेटेस्ट के अंदर, उसकी एरिया की शेयरिंग कितनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक स्पेशल सेल डिज़ाइन करते हैं जिसे वैगनर सीड सेल कहते हैं। वैगनर सीड सेल को फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। इसके बाद इसको 3 स्टेप्स में जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे, एक लेटेस्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी लेटेस्ट पॉइंट आप ले सकते हैं। उसके बाद उस लेटेस्ट पॉइंट्स को उसके नेबर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ये आपका लेटेस्ट पॉइंट है तो ये इसके नेबर्स थे, इनके साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया। फिर हर जो कनेक्टिंग लाइन है उसको आपने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, लाइक दिस। हर जो लाइन है कनेक्टिंग लाइन उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की हेल्प से आपने 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। तमाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल के जो एरिया 2 डायमेंशन में और वॉल्यूम 3 डायमेंशन में एनक्लोज करेंगे, उस वॉल्यूम को वैगनर सीड सेल कहेंगे। ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल होगा या परमिटिव सेल होगा किसी नॉन परमिटिव यूनिट सेल का। तो ये भी बहुत कॉमनली जो है वो यूज किया जाता है समटाइम किसी भी नॉन परमिटिव यूनिट सेल का परमिटिव सेल कैलकुलेट करने के लिए। सो किसी भी नॉन परमिटिव सेल का जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल होता है उसको हम वैगनर सीड सेल का नाम देते हैं। ठीक है। सो ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, दोनों में यही काम किया है। इसमें ये वाला लेटेस्ट पॉइंट लिया है, इसको इसके नेबर से हमने कनेक्ट किया, सो ऑन। और फिर जो कनेक्टिंग लाइंस हैं उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स से आपने जो है वो बाइसेक्ट कर दिया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ने जो वॉल्यूम एनक्लोज किया उसमें सिर्फ एक लेटेस्ट पॉइंट है। ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल है। सो ये नॉन परमिटिव सेल का परमिटिव सेल है बुनियादी तौर पर। जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज के लिए यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन।